अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। बको मत जंगली उठो, मेरे साथ भाग चलो। मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मैंने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। अब मामला कुछ कुछ उसकी समझ में आ गया था। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, वो भी मेरे पीछे आ गया। मैंने उसे सीढ़ियों पर इशारे से रोक दिया। खुद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया और गर्दन उठाकर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। एक जानब दीवार के पास भारतीय फौजी की लाश पड़ी थी। उसकी राइफल मेरे कंधे से लटकी हुई थी। मैंने अपने फौजी को इशारा किया और बाहर निकल गया। अपना फौजी जवान भी बाहर आ गया। वो मेरे पीछे पीछे था। उसकी वर्दी चीथड़ों की तरह लग रही थी। मैं घाटी वाली दीवार की तरफ भागा, वो भी मेरे पीछे दौड़ा। मैंने महसूस किया कि उस वक्त वो कमज़ोरी महसूस कर रहा है। ये मुसलसल फाकों और वहशाना अजियत की वजह से था। जहाँ पुरानी इमारत की दीवार के पास घाटी की ढलान नीचे जाती थी, मैं वहाँ बैठ गया और अपने फौजी जवान को भी बाजू से पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मैंने नीचे इशारा करते हुए उसे कहा, हमें नीचे उतरना है। ढलान ज़्यादा नहीं है, मगर संभल कर उतरना होगा और मुंह घाटी की तरफ करके उतरना होगा। जल्दी करो, गो। मैंने गो कहा तो अंधेरे में उसकी आंखें मुझे अपनी तरफ देखती नजर आईं। वो घाटी की दीवार पर हाथ जमाए हुए पांव नीचे करके उतरते हुए बोला, क्या तुम फौजी हो? मैंने कहा, चुप रहो जवाना, बोलोगे तो हम दोनों रगड़े जाएंगे। हम घाटी की ढलान पर ऊंधे पड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे थे। सीधे होकर घाटी उतरने में मुंह के बल गिरने और नीचे तक लुढ़कने का खतरा था। सीधी उतराई नीचे कोई 50-60 फुट तक थी। इसके बाद हमने अपने जिस्म सीधे कर लिए और घास और झाड़ियों को पकड़कर बैठकर उतरते चले गए। हम जितनी जल्दी उतर सकते थे उतर रहे थे। मैंने अंधेरे में पाक फौज के जवान को देखा। उसमें भी जैसे एक नई ताकत आ गई थी। नीचे आते ही मैंने उसे कहा, सामने दरिया है, हमें दरिया पर तैर कर दूसरे किनारे पर जाना है। क्या तुम्हें तैरना आता है? वो बोला, आता है, तुम आगे चलो। मैं उसे साथ लेकर दरिया की तरफ चला। हम तेज तेज चल रहे थे। यहाँ दरख्त भी थे और ऊंची ऊंची झाड़ियाँ और सरकंडों के झुंड भी थे। अंधेरा होने की वजह से मैं थोड़ी दूर चलकर पीछे देख लेता था। पाक फौज का जवान बराबर चला आ रहा था। मेरे पास आकर उसने कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, रुको मत, चलते रहो। हम दरिया पर पहुँच गए। आसमान पर कोई सितारा नहीं था। तमाम सितारे बादलों में छुप चुके थे। बारिश भी रुकी हुई थी। दरिया का पाट अंधेरे में धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हवा भी नहीं चल रही थी। फिजा हबसलूत थी। फौजी जवान मेरे करीब झुककर दरिया को देखने लगा। मैंने उसे दरिया में अपने पीछे कूदने का इशारा किया और दरिया में छलांग लगा दिया। मुझे अपने पीछे उसके छलांग लगाने की भी आवाज़ आई। पानी ठंडा था और उसका बहाव ज़्यादा तेज नहीं था। मैंने सामने वाले किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर पीछे गर्दन घुमाकर देखा। अपना फौजी जवान भी मुझे अंधेरे के धुंधलक्के में तैरता नजर आया। वो मुझसे कुछ फासले पर था और बड़ी महारत से तैर रहा था। दरिया के वस्त में पानी का बहाव तेज था, मगर हम उसको पार कर गए और दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दरिया से निकलते ही मैंने और फौजी जवान ने अपनी कमीज़ें उतार कर नचोड़ियाँ और वहीं बैठकर सांसें दुरुस्त करने लगे। दरिया का पाट अगरचा ज़्यादा चौड़ा नहीं था, मगर वस्त में आकर हमें दरिया की लहरों से निकलने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी थी। दरिया आकर दरिया होता है, नहर खां चौड़ी क्यों न हो, दरिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमने फ़ौरन गीली कमीज़ें दोबारा पहन ली। फौजी जवान ने कहा, हमें अब किस तरफ जाना होगा? मैंने कहा, यहाँ से हम दरिया के साथ साथ ऊपर की जानिब जाएंगे, लेकिन दरिया से हट के। यहाँ से कोई 40 मील के फासले पर एक खुफिया जगह है, हमें वहाँ पहुँचना होगा। फौजी जवान बोला, इतनी दूर तक पैदल चलने से हमें सुबह हो जाएगी। मैं अपनी फौजी वर्दी से पहचान लिया जाऊँगा। इतनी देर में मेरे फरार का भी पता चल चुका होगा। फौज सारे इलाके को घेरे में ले लेगी। किसी और तरफ निकल चलते हैं। मैंने कहा, हम जिस तरफ भी गए, जब सुबह होगी तो हम यहाँ से 20-22 मील आगे नहीं होंगे। बेहतर है कि जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह करो। यहाँ से निकलो, सुबह होगी तो छुपने के लिए कोई जगह तलाश कर लेंगे। वो कहने लगा, फिक्र नहीं, चलो। और हम दरिया से हटकर दरख्तों में चलने लगे। मैंने उसका नाम और ओहदा पूछा
उसने कहा, मैं तुम्हें अपना सिर्फ नाम और ओहदा ही बताऊंगा, अपनी रेजिमेंट का नाम नहीं बताऊंगा। अभी तक पूरा यकीन नहीं है कि तुम पाकिस्तानी हो। हम अंधेरे में जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाम और रैंक बता दो, मुझे कुछ और मालूम करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा नाम और ओहदा भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें बुलाने में मुझे आसानी हो। उसने अपना नाम मोहम्मद शरीफ और ओहदा नाइक बताया। मैंने इसके बाद उससे कोई सवाल न किया। मेरी सारी तवज्जो इस इलाके पर मरकूज थी जिसमें से हम गुजर रहे थे। शाहदीन ने कहा था कि चंद्रनगर से दरिया पार करोगे तो नारियल के दरख्तों का ज़ख़ीरा शुरू हो जाएगा। उसके आगे खेत और मैदान आएंगे। हम इस वक्त नारियल के दरख्तों के ज़ख़ीरे में से गुजर रहे थे। ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ तो सामने खेतों और कहीं कहीं दरख्तों के सियाह झुंडों का सिलसिला दिखाई दिया। उनके पीछे दूर आबादी की रोशनी नजर आ रही थी। नाइक शरीफ ने पूछा, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, फिक्र न करो, आ जाओ। इस तरह हमने बाकी रात चलते चलते गुजार दिया। मैं दरिया के साथ साथ अगरचे उससे कुछ फासले पर चल रहा था, क्योंकि इसी दरिया ने हमें शाहदीन की कमी गाह तक पहुंचाना था। अब वो जगह आ गई थी जिसके बारे में शाहदीन ने कहा था कि वहाँ तुम्हें रास्ता तलाश करके आगे चलना होगा। रास्ते में सुबह हो जाए तो कोई मुनासिब जगह देखकर छुप जाना, और जब तक दोबारा रात का अंधेरा ना फैले उसी जगह छुपे रहना। चुनाचे मैं अपनी अकल से काम लेकर चल रहा था और रास्ता देखता जा रहा था। आसमान पर छाए बादलों में से सुबह का नूर झलकने लगा तो मैंने नाइक शरीफ से कहा, जवान, अब हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां हम छुप कर दिन गुजार दें। उस वक्त हम दरिया से काफ़ी हटकर एक जगह खेतों के पास बैठे थे। शरीफ बोला, लगता है तुम इस इलाके से वाकिफ़ हो। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, तुम कोई जगह तलाश कर लो। मेरा ख्याल है अब तक मेरे फरार का इल्म हो चुका होगा और इंडियन फौजियों की लाशें भी उन लोगों ने देख ली होंगी। मैंने कहा, तुम पीछे की बात न करो, यहाँ बैठे रहो, मैं कोई जगह देख कर आता हूँ। मैंने पाक फौज के जवान नाइक शरीफ को वहीं बिठाया और खुद खेतों में से होकर निकल गया। दिन का उजाला फैल रहा था। खेतों में बने हुए मचान, दरख्त और दरिया के साथ उगे हुए दरख्तों का सिलसिला साफ दिखाई देने लगा था। बंगाल और जनूबी हिंदुस्तान में नारियल के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। इन इलाकों में नारियल की छाल से बनी हुई मसनूआत को बड़ी अहमियत हासिल है। नारियल की छाल को बढ़कर उनकी चटाइयाँ और रस्सियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के ज़ख़ीरों में अक्सर जगहों पर लोहे के बड़े चरखे लगे हुए हैं, जहाँ मजदूर औरतें और मर्द दिन भर नारियल के रेशों को बढ़कर उनकी छोटी बड़ी रस्सियाँ और बारीक धागे बनाते हैं। इन जगहों पर उन्होंने अपने लिए 2-1 झोंपड़ियाँ डाली होती हैं, जहाँ वो अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें भी रखते हैं, और बाज़ मजदूर रात को उन झोंपड़ियों में ही सो जाते हैं। जब रस्सियाँ बढ़ने का सीज़न कुछ दिनों के लिए ख़त्म हो जाता है तो ये झोंपड़ियाँ खाली पड़ी रहती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे ऐसी एक झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी। वहाँ नारियल के काफ़ी दरख्त थे और दरिया की जानिब ऊंचे सरकंडों ने एक दीवार बना रखी थी। दिन को छुपने के लिए यह जगह बड़ी मुनासिब थी। आसपास कोई ज़रू दिखाई नहीं देता था। मैं नाइक शरीफ को झोंपड़ी में ले आया। हमने झोंपड़ी के दरवाजे के आगे झाड़ियों की शाखें काट कर इस तरह लगा दी कि आड़ बन गया और बाहर से हम दिखाई नहीं देते थे। दिन काफ़ी निकल आया था। मैंने नाइक शरीफ से कहा, तुम यहाँ बैठो जवान, मैं कहीं से कुछ खाने पीने को लाता हूँ। खबरदार झोंपड़ी से बाहर मत निकलना। मैं दरिया की तरफ जाने की बजाय उस सामने की जानिब जहाँ धान के खेत हरे भरे अबरआलूद सुबह की ठंडी हवा में लहरा रहे थे निकल गया। मुझे यकीन था कि यहाँ कोई न कोई गांव ज़रूर होगा। एक जगह खेतों में ऊंची मचान के करीब झोंपड़ी के बाहर मुझे धुआं उड़ता नजर पड़ा। मैं करीब चला गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत चूल्हे में लकड़ियाँ जले, उस पर सिल्वर की काली सियाह देगची रखे बैठी, चूल्हे में सूखी शाखें डाल रही थी। तो मैंने पास जाकर उसे नमस्कार किया और वहाँ की आम बोलचाल वाले हिंदुस्तानी में कहा, मेरी बीवी बीमार है, हम दरिया पार कर जाने वाले नाव का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। बूढ़ी बंगाली औरत पर मेरी फर्जी बीवी की बीमारी का सुनकर बड़ा असर हुआ। जल्दी से झोंपड़ी में गई, अंदर से केले का बड़ा सा पत्ता ले आई। फिर देगची में जो सालन गर्म कर रही थी वो निकाल कर पत्ते पर डाली और मुझे देकर बोली, ये लो बेटा, मेरे पास यही कुछ है। मैंने जेब से 10 रुपये का नोट निकाल कर उसे दिया। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया
मगर मैंने ज़बरदस्ती नोट उसके पाँव के पास रख दिया और खिचड़ी केले के पत्ते में लपेट कर दूसरी तरफ खेतों से होता हुआ नईक शरीफ के पास आ गया। हमने मिलकर खिचड़ी खाई और खुदा ताला का शुक्र अदा किया। मैंने नईक शरीफ से कहा कि अगर वो ज़ख्मी हो गया तो दुश्मन के हाथ कैसे लग गया। उसे चाहिए था कि वो वापस अपनी पोजीशनों में चला जाता या वहीं पड़ा रहता, तो अपनी मेडिकल कोर के आदमी उसे उठाकर वापस ले जा सकते थे। नईक शरीफ बोला, चौड़ा के महाज पर भारत ने बहुत बड़ी ताकत से हमला किया था, लेकिन हमारे जवानों ने उनके हर हमले को नाकाम बनाया। अपने तोप खाने ने भी आगे आकर बड़ी गोलाबारी की। मेरा ताल्लुक इन्फेंट्री रेजिमेंट से था। दुश्मन की तोपें और टैंक और मोर्टार गनें अंधा गोलाबारी कर रही थीं, मगर हम पोजीशनों में डटे रहे। जब गोलाबारी रुकी तो हमने एडवांस किया। दुश्मन ने दोबारा गोलाबारी शुरू कर दिया। तीन तरफ से टैंक हमारी तरफ बढ़े। वहाँ गिरदो गुबार और बारूद का धुआं इस कदर ज़्यादा था कि कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ हैं और दुश्मन कहाँ पर है। मैं अपनी कंपनी से बिछड़ गया था, मगर मुझे इल्म नहीं था। रॉकेट लॉन्चर मेरे पास था। मैंने दुश्मन के एक टैंक को देखा तो रॉकेट फायर कर दिया। टैंक को आग लग गई और धमाके से फट गया, लेकिन कहीं से मशीन गन का बरस्ट आया और उसकी एक गोली मेरी टांग के पट्टे को चीरती हुई निकल गई। यह कोई ऐसा जख्म नहीं था। मैं अपने मोर्चों की तरफ हटने लगा, लेकिन मैं दुश्मन के मोर्चे के पास जा निकला। ऐसी सूरत बन गई कि मेरी टांग ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मैं वहीं बैठकर जख्म पर फील्ड पट्टी बांध रहा था कि दुश्मन के 3 सिपाही मशीन गन्ने तान कर मेरे सर पर आन खड़े हुए। यूँ मैं दुश्मन की कैद में आ गया। इन लोगों ने कई रोज़ तक मुझे अमृतसर की जेल में रखा और मुझ पर वशाना तशद्दुद किया। दुश्मन ये समझ रहा था कि मैं रानी तोप का तोपची हूँ। वो मुझसे रानी तोपों के बारे में और उनकी पोजीशनों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। मुझे मालूम था कि अपनी रानी तोपें कहाँ कहाँ काम डिप्लॉय हैं, लेकिन दुश्मन को इस बारे में एक लफ्ज़ भी बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अमृतसर से मुझे दिल्ली लाया गया। वहाँ भी मुझे टॉर्चर किया गया। मैंने अपनी ज़बान बंद रखी। दुश्मन को सिवाय अपना नाम और नंबर के कुछ न बताया। जब दुश्मन मायूस हो गया तो वो मुझे कलकत्ते के उस टॉर्चर सेल में ले आया जहाँ तुमने पहली बार मुझे देखा था। मैं बड़े गौर से नईक शरीफ की बात सुन रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा ताल्लुक कमांडो फोर्स से है या मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। मैंने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। वो बोला, मगर तुम पंजाबी जिस तरह बोलते हो बिल्कुल पंजाबी लगते हो। मैंने कहा, मैं पंजाबी ही हूँ, लेकिन कश्मीर के महाज पर कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मुझे बाहर झाड़ियों में ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई गुजर रहा है। मैंने झोंपड़ी की एक भी दीवार के सुराख में से देखा। एक बंगाली देहाती सर पर सूखी शाखों का गट्ठा रखे झाड़ियों में से दरिया की तरफ जा रहा था। वो झोंपड़ी के करीब से गुजरा तो मैंने होंठों पर उंगली रखकर नईक शरीफ को खामोश रहने का इशारा किया। जब देहाती काफ़ी आगे निकल गया तो हम फिर बातें करने लगे। मुझे अंदर से एक धड़का ज़रूर लगा हुआ था कि आर्मी की कैद से किसी पाकिस्तानी फ़ौजी का फ़रार हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी, और फरार होते हुए हम 3 भारतीय फ़ौजियों को भी हलाक कर रहे थे। यकीनी बात थी कि दरिया पार के सारे इलाके का आर्मी की इंटेलिजेंस ने मुहासरा कर लिया होगा। दिन की रोशनी में हम सफ़र करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे। किसी भी जगह मिलिट्री इंटेलिजेंस या फ़ौजियों से आमना सामना हो सकता था। नईक शरीफ की वर्दी का रंग पाकिस्तानी था, अगरचा वो काफ़ी फट चुकी थी, लेकिन खाकी कमीज़, पतलून और बूटों से वो साफ पहचाना जाता था कि ये पाकिस्तानी फ़ौज का जवान है। इस दौरान इंटेलिजेंस वालों को मौका मिल रहा था कि वो इलाके में चारों तरफ फैलकर पूरे प्लान के मुताबिक हमारी तलाश जारी रख सकें। वो इस झोंपड़ी में भी आ सकते थे जहां हम छुप कर बैठे हुए थे। हम जो भारतीय फौजी के राइफल अपने साथ लेकर रवाना हुए थे, मैंने सुबह होते ही वो राइफल भी झाड़ियों में एक जगह फेंक दिया, क्योंकि ये राइफल अब हमें गिरफ्तार करवा सकती थी। मैं बड़ी सख्त बेचैनी के साथ दिन गुजरने और शाम का अंधेरा फैलने का इंतज़ार कर रहा था। ये लम्हात आज भी मुझे याद आते हैं तो मैं बेचैन सा हो जाता हूँ। बहरहाल किसी न किसी तरह दिन गुजर गया। जैसे ही शाम हुई, दरख्तों के नीचे अंधेरा फैलने लगा। हम झोंपड़ी से निकले और कलकत्ते की तरफ रुख किया। अभी कलकत्ता बहुत दूर था और हम सारी रात पैदल चलते रहने के बावजूद सुबह होने से पहले कलकत्ते नहीं पहुंच सकते थे।
ایک تو مجھے اندازے سے سمت کا تعین کرنا پڑتا، دوسرے ہم کسی سڑک پر نہیں چل رہے تھے، ہمیں جھاڑیاں سرکنڈوں میں راستہ پڑتا تھا، اور بعض جگہ جہاں کوئی گاؤں آ جاتا تھا تو ہمیں اس گاؤں کے اوپر سے ہو کر چکر کاٹ کر آگے نکلنا پڑتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی بیل گاڑی مل جائے تو سفر جلدی کر سکتا ہے، مگر وہاں اندھیرے میں ہم کہاں بیل گاڑی تلاش کرتے، بس یوں سمجھ لیں کہ رات کے اندھیرے میں اندازے سے کبھی چلتے اور کبھی تھوڑی دیر رک کر سستاتے رات گزر گیا۔ مگر کلکتہ اب بھی نہیں آیا تھا، لیکن ہم چندر نگر کے خطرے والے علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے۔ چنانچہ ہم دن کے وقت بھی دور رہ کر دریا کے کنارے سے ہٹ کر چلتے اور آبادی سے دور رہ کر چلتے رہے۔ وہ دن بھی اسی طرح چھپ چھپ کر پیدل سفر کرتے گزر گیا۔ جب سورج غروب ہوا اور ہر طرف ہلکا ہلکا نیم طریق دھندلکا چھانے لگا تو دور سے جھل ملاتی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ کلکتہ شہر کے مضافات کے کارخانوں اور فیکٹریوں کی روشنیاں تھیں۔ دریا کی جانب بھی ہمیں دو بدبانی کشتیاں بہتی دکھائی دیں۔ میں نے نعیک شریف سے کہا، جوان ہم کلکتہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک فیکٹری کی روشنیاں ہماری بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھیں۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس فیکٹری کی ایک چھوٹی اور ایک بڑی چمنی کو پہچان لیا۔ اپنے شاہدین کا گودام اب زیادہ دور نہیں تھا۔ میں دریا کے کنارے کی جانب آ گیا۔ نعیک شریف میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم نے سارا دن کیلے کے پتے میں بچی ہوئی کھچڑی کھائی تھی، اور جہاں کہیں کوئی تالاب وغیرہ نظر آیا وہاں سے پانی پی لیا تھا۔ آخر ہم منزل پر پہنچ گئے۔ شاہدین کی جھونپڑی یا کوارٹر یا خفیہ ہائیڈ آؤٹ اب جو بھی کہلیں خالی تھی۔ جیسا کہ اس نے طے کیا تھا، اس نے کوٹھی کو تالا نہیں لگایا تھا۔ کوٹھڑی میں آ کر میں نے دروازہ بند کر کے اندازے سے ٹٹول کر ایک جگہ سے موم بتی اور ماچس نکال لیا۔ موم بتی کو روشن کر کے ایک جگہ لگا دیا اور ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ شاہدین کو چونکہ کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لیے رات کے وقت اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے نعیک شریف کو بتایا کہ میں صبح دن نکلنے کے بعد اپنے آدمی شاہدین کے اسٹوڈیو میں جاؤں گا اور اسے اپنے کامیاب فرار کی خبر دوں گا، اور واپسی پر کچھ کھانے کو بھی لیتا ہوں گا۔ رات ہم نے کبھی سو کر اور کبھی سن 65 کی جنگ پر باتیں کرتے گزار دیا۔ جب دن ہوا تو میں نے نعیک شریف کو وہیں چھپے رہنے کی ہدایت کی اور خود کھیتوں اور ویران رستے سے گزرتا فیکٹری ایریا میں آ کر اس مارکیٹ کی طرف چل پڑا جہاں سے میں پبلک فون سے شاہدین کو فون کر سکتا تھا۔ مارکیٹ کی دکانیں ابھی نہیں کھلی تھیں، صرف چائے اور ناشتے کی ایک دکان کھلی تھی جہاں فیکٹری کے مزدور لوگ بیٹھے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے۔ فون بہت کھلا تھا۔ میں نے سکہ ڈال کر شاہدین کے اسٹوڈیو کا نمبر گھمایا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ٹیلی فون رات کو اپنے سرہانے رکھ کر سوتا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی میرا فون آ سکتا تھا۔ گھنٹی بجتے دوسری طرف سے شاہدین کی آواز آئی۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کی دکان کا نام لیا اور پوچھا کہ میں کون بول رہا ہوں۔ میں نے خفیہ کوڈ میں اسے بتایا کہ میں جو شے لینے گیا تھا وہ لے کر مکان پر پہنچ گیا ہوں۔ شاہدین نے بھی خفیہ زبان میں جواب دیا کہ میں وہ چیز لینے آ رہا ہوں۔ فون بند کر کے میں نے چائے کی دکان سے 2-3 مکھن والے بند لیے، مٹی کے کٹورے میں گرم گرم چائے کی پوری چینک ڈلوائی، سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور بڑے سکون سے شاہدین کے ہائیڈ آؤٹ کی طرف چل پڑا۔ جاتے ہی نعیک شریف کو بتایا کہ اپنا کشمیری مجاہد جاسوس ابھی پہنچ جائے گا۔ دیکھو میں چائے اور بند مکھن لایا ہوں۔ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہم سارے بند مکھن کھا گئے۔ وہاں سے 2 گلاس لایا تھا، گلاسوں میں چائے ڈال کر ہم ساری چائے پی گئے۔ میں ہر حالت میں پاکستان اپنی رجمنٹ میں واپس پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، شاہدین آ جائے تو اس سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ نعیک شریف کہنے لگا، اگرچہ دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہو چکی ہے، مگر بارڈر پر دونوں طرف فوجیں بیٹھی ہوں گی۔ بارڈر کراس کرنے کی صورت میں مجھے بھارتی پوزیشنوں کے درمیان ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اگر بارڈر پر عام بارڈر فورس ہوتی تو یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ باقاعدہ فوج کے مورچوں کی موجودگی میں بارڈر کراس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تمہیں بمبئی سے دبئی جانے والے کسی جہاز میں سوار کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح دبئی سے پاکستان تم بڑی آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ اگر ایسا ہو سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، دونوں ملکوں کے سفارت خانے بھی بند ہو چکے ہیں، ورنہ ہم تمہیں کلکتہ پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر سکتے تھے۔ ہم اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں شاہدین بھی آ گیا۔ میں نے نعیک شریف سے اس کا تعارف کرایا۔
شاہ دین نے شریف کو گلے لگا لیا اور بولا، پاک فوج کے شیر جوان کو دیکھ کر روح تازہ ہو گئی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں دشمن کی قید سے نجات ملی۔ وہ بھی اپنے ساتھ کچھ کھانے کو لایا تھا اور تھرمس میں چائے بھر کر لے آیا تھا۔ ہم نے اس کا لایا ہوا ناشتہ بھی کیا اور ایک بار پھر چائے گلاسوں میں ڈال کر پینے لگے۔ میں نے شاہ دین سے کہا، سب سے پہلے تو نائک شریف کے لیے دوسرے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ شاہ دین بولا، وہ میں لے آؤں گا۔ میں نے کہا، اس کے بعد ہمیں پاک فوج کے جوان کو واپس پاکستان پہنچانا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں نائک شریف کو کس طرف سے انڈیا کا بارڈر کراس کرنا چاہیے؟ شاہ دین عقل رکھنے والا آدمی تھا، اس نے بھی وہی بات کیا جس کا اظہار میں نے نائک شریف سے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اپنے جوان کو مشرقی پنجاب سے انڈیا کا بارڈر کراس کرنے کا ہرگز مشورہ نہیں دوں گا۔ اس میں اس کے دوبارہ پکڑے جانے کا 100% خطرہ ہے۔ میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بمبئی کی بندرگاہ سے یا انڈیا کی دوسری بندرگاہ سے اپنے جوان کو دبئی یا عرب امارات کی طرف جانے والے کسی مسافر بردار بحری جہاز میں سوار کرا دیں؟ شاہ دین سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، یہ کام مشکل ضرور ہے مگر اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے شاہ دین سے کہا، کلکتے سے سمندری جہاز رنگون بھی جاتے ہیں، کیا ایسا بندوبست ہو سکتا ہے کہ ہم نائک شریف کو رنگون جانے والے جہاز میں بٹھا دیں؟ رنگون میں پاکستانی سفارت خانہ موجود ہے۔ شریف اپنے سفارت خانے پہنچ گیا تو وہاں سے وہ لوگ اسے پاکستان بھجوا دیں گے۔ شاہ دین نے کہا، آج کل انڈیا میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور چندر نگر کے ملٹری سینٹر سے پاک فوج کا قیدی 3 بھارتی فوجیوں کو قتل کر کے فرار ہو چکا ہے۔ آج کے اخباروں میں اس کی خبر چھپ گئی ہے۔ رات کو کلکتے کا ریڈیو بھی یہ خبر نشر کر رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں بندرگاہوں پر نہ صرف یہ کہ خفیہ پولیس پھیلی ہوئی ہوگی بلکہ مسافروں کے کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ کی چیکنگ بھی سخت ہوتی ہوگی۔ نقلی پاسپورٹ وغیرہ بنوایا جا سکتا ہے لیکن اس میں شدید خطرہ ہے کہ نائک شریف بندرگاہ پر پکڑ لیا جائے گا۔ ایک تو بنگلہ زبان نہیں جانتا، دوسرے شکل اور رنگ روپ سے ہی پنجابی لگتا ہے۔ میں نے شاہ دین سے کہا، چیکنگ وغیرہ کی سختی کلکتے کی بندرگاہ اور ریلوے اسٹیشنوں پر ضرور ہوگی مگر بمبئی یہاں سے بہت دور ہے۔ میرا خیال ہے وہاں حالات معمول کے مطابق ہوں گے۔ کیا بمبئی میں اپنا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے جوان کو بصرہ یا دبئی یا کسی بھی دوسرے ملک کو جانے والے سمندری جہاز میں سوار کرانے کا انتظام کر سکے؟